देखो, हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की और उसमें हमने बहुत सारी डिस्कशन की है। जैसे रेडिएशंस के बारे में हमने डिस्कस किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने देखा कि जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था उसमें कुछ ऐसे फिनोमिना थे जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे उन लॉज से जो क्लासिकल मैकेनिक्स में दिए गए थे, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है या फिर मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इन सब चीजों से हम वहां पे जब इन फिनोमिना को डिस्कस नहीं कर सकते थे। और वो फिनोमिना क्या थे? वो फिनोमिना थे आपके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एनोमोलस जो बिहेवियर था सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी का वो, और साथ में जो जो एट लाइन स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है हाइड्रोजन के एटम का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं उसमें, तो इस तरह से काफी सारी चीजें थी जिनको हम वहां इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो भी थ्योरी अवेलेबल थी क्लासिकल मैकेनिक्स की उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और उससे हमें एक नई थ्योरी मिली उन सबको सॉल्व करने के लिए, वो जो फिनोमिना थे। और वहां पे जो प्लैंक हैं उन्होंने 1900 में एक क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी प्रपोज की, जिसके बेस पर ये सारे के सारे जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की। नाउ अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे कि जब हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स आ गई और उससे बहुत सारी चीजों को हमने समझाया और ये भी पता लगाया कि मैक्रोस्कोपिक जो मैकेनिक्स है, जो पार्टिकल्स हैं जिन पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, वो कोई लेस इंपॉर्टेंस की नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम भूल जाएंगे या क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं रहेगा। बट दोनों की अपनी अपनी एक जगह है जहां पर हम उन थेरीज को अप्लाई करते हैं। तो हमने वहां डिस्कस नहीं किया, सिर्फ बताया कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं या जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उन बड़े पार्टिकल्स पर, बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं और उसे हम समझ सकते हैं। और जहां पे हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं और उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं या जो लॉज हैं वो हम लगाते हैं। और इस क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद हमें दो कॉन्सिक्वेंसेस या दो परिणाम हमें देखने को मिले। क्या देखने को मिला? एक पहला चीज तो हमें देखने को मिली कि जो मैटर वेव्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका डुअल नेचर होता है। तो डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ वेव की बात की। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमें मिला और जिसमें हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का अपना प्रिंसिपल दिया। तो इन पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आज हम करेंगे इन दोनों चीज पर, जो भी हमारा समय रहेगा। तो देखो, बोर ने क्या कहा, बोर थ्योरी क्या कहती है? उसने बहुत सक्सेसफुली लाइन स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन का, जो 1 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसी आपके पास में थी, उनका एक लाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपने जो थ्योरी थी जो उन्होंने दी थी उससे एक्सप्लेन किया। और जो 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी स्पीसी थी उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए जब कुछ कोशिशें की गई तो हमें वहां पर एक एक्सप्रेशन मिला या एक सूत्र मिला जिसको हम वेव मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और वो सूत्र किसने दिया, कैसे दिया, क्या हुआ उस सूत्र में या उस एक्सप्रेशन में, वही सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी डिस्कशन यहाँ पर होने वाली है आज।
तो वो जो अटेम्प्ट कर रहे थे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो एक मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सामने निकल करके आया, जिसको हम वेव मैकेनिक्स के बेस पर समझा सकते हैं। और इस वेव मैकेनिक्स की वो जो थ्योरी है, जो मॉडर्न थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको फिर डी ब्रॉगली ने, श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया आगे चल करके। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि वेव नेचर क्या होता है, कि जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है वो क्या है, हम सबसे पहले कुछ बातों को समझते हैं कि रेडिएशन का नेचर क्या है या इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ रेडिएशन की। नेचर ऑफ रेडिएशन कि नेचर ऑफ रेडिएशन किस तरह से, नेचर ऑफ रेडिएशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इस जो डुअल कैरेक्टर है, जो आपने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं, जो डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था और बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो डुअल कैरेक्टर रखते हैं, मतलब वो पार्टिकल कैरेक्टर भी रखते हैं और वो वेव कैरेक्टर भी रखते हैं। वो डी ब्रॉगली ने 1924 में कहीं जाकर के दिया था। तो यहाँ पहले हम रेडिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इतनी डिस्कशन हमने इससे पहले की है, वेव मैकेनिक्स में कुछ बातें बताई। तो जो रेडिएशंस हैं, हमें क्या चीज सामने निकल के आई कि जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल हैं। अगर हम इनको पार्टिकल की तरह लें कि साहब ये पार्टिकल की तरह मूव करते हैं इस तरह से, या फिर हम इसका एक दूसरा नेचर जो हम पढ़ चुके हैं, वो दूसरा नेचर क्या है, वेव लाइक, ये इस तरीके से, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या इनका ये पार्टिकल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है रेडिएशन, या फिर ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टिकल क्या है और वेव क्या है ना। तो बहुत सारी चीजें आपने अपने आसपास देखी होंगी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक कोई बर्तन लेता हूं, है ना, बर्तन लेता हूं, या एक कोई बड़ा तालाब है, या कोई ऐसा पानी से भरा हुआ कोई एक कुंड है जिसमें पानी भरा हुआ है, और मैं एक पत्थर लेता हूं, एक छोटा सा पत्थर। ठीक है, ये स्टोन मैंने लिया और इस स्टोन को यहां से मैंने फेंका, और जब ये यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ये यहाँ एयर है, यहाँ ये लिक्विड वाटर है। ठीक है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और ये एक मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, और जब ये यहाँ आकर के इस पर्टिकुलर सरफेस पर लिक्विड की टकराएगा, तो इस एयर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से और दोनों मीडियम का जो नेचर है वो डिफरेंट होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्योंकि ये तो यहां से तो आ रहा है तेजी से, लेकिन यहां जाकर के ये धीमा हो जाएगा, और धीमा हो करके और ये आगे की तरफ इस तरह से मूव करेगा और यहां आकर के गिर जाएगा, यहां आकर के गिर जाएगा। एक कर्व्ड पाथ जो है वो धीरे धीरे, एक ऐसा सीधा आकर के नहीं गिरा है, लेकिन इसको गिरना चाहिए था एक्चुअली यहां इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है ना, ये सीधा आकर के, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड, ये एक धीरे धीरे जो एक कर्व्ड पाथ है, एक घुमावदार पाथ है, उसमें आकर के ये गिर जाता है। ठीक है ना। तो ये बिहेवियर क्या दिखाता है कि ये बिहेवियर है पार्टिकल नेचर का। लेकिन अगर मैं इसी तरह का एक कंटेनर लूं और यहां से लाइट को वेव की तरह पास करूं, ये लाइट भी आकर के इस पर पड़ रही है, और जब लाइट यहां इस सरफेस पर आएगी और इस पर गिरेगी, तो यहां पर भी मीडियम चेंज हो रहा है। जो हमने यहां देखा कि स्पीड इसकी एकदम से चेंज हो जाती है, यहां पर भी क्या होगा, स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये जाती किस तरह है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये एक इतना डिग्री का डिफ्रैक्शन यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर जो है वहां तो धीरे धीरे कर्व्ड एक पाथ आता है, इसको इस तरह से आना चाहिए था, इस पर सरफेस पर आकर के ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है।
लेकिन यहां पर आप क्या देखने को मिलता है कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के अचानक से एक पर्टिकुलर एंगल पर ये क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो कौन शो करता है, वो वेव शो करती है। एक और चीज समझते हैं, मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और आप लोगों ने भी डिफ्रैक्शन या विवर्तन जैसे हम बोलते हैं वो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास ये एक स्लिट हो, ये मेरे पास एक स्लिट है, स्लिट मतलब एक धातु का टुकड़ा जिसमें एक बहुत पतला सा छेद होता है, ठीक है, और कहीं दूर से जो वेव हैं वो आ रही हैं, जो वेव्स हैं वो कहीं दूर से आ रही हैं। जो जब दूर से आती हुई जो वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से पैरेलल अरेंज होती हैं, और जब ये पैरेलल वेव्स इससे पास होंगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो वेव के जो कॉर्नर्स हैं, ये वेव के कॉर्नर्स कर्व्ड हो जाते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं, और ये निकलती कुछ इस तरह से बैंड होकर के। तो ये थी तो पैरेलल सीधी, है ना, एक पर्टिकुलर उसमें, लेकिन जब ये इस स्लिट से पास होती है तो इस स्लिट से पास होते समय क्या हो जाता है, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बैंड हो जाते हैं, और इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलते हो, डिफ्रैक्शन। अब ये नेचर कैसा है, ये वेव नेचर। लेकिन इसी तरह की एक स्लिट से अगर हम इसी तरह की अपने एक स्लिट ली और ये तो आने दूर से आने वाली वेव्स थी, ठीक है ना, जो पैरेलल थी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पार्टिकल बीम डालते हैं, है ना, एक लाइट का जो बीम है वो डालते हैं, और जब हम लाइट का बीम डालते हैं तो लाइट जो है पास से आ रही है तो इस तरह से पैरेलल इस तरह से चलेगी, इस तरह से नहीं चलेगी, यूं नहीं चलेगी, ये किस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से। और इस तरह से जब ये लाइट यहां से आ रही है तो जो ये कैसे निकल रही है, सीधी निकल रही है। तो देखो ये जो नेचर है ये कैसा नेचर है, पार्टिकल का। ये जो नेचर है वो कैसा है, वेव का। तो ये डिफ्रैक्शन भी दिखा रही है, यही सेम वेव्स, लेकिन जब दूर से आ रही हैं तो ये पैरेलल हैं, लेकिन ये यहां पर डिफ्रैक्शन हमें शो कर रही हैं। लेकिन जब हमने इसको पास से डाला तो ये पार्टिकल नेचर, वेव्स वही है, लेकिन जब दूर से आ रही हैं और पास से हमने डाला तो इनका दोनों का बिहेवियर क्या हमें देखने को मिल रहा है, देखने को हमें मिल रहा है। तो रेडिएशन वो वेव फॉर्म में भी बिहेव कर रही है रेडिएशन, और वो पार्टिकल की तरह से भी बिहेव कर रही है। और ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई। जब 1700 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, 17 जो 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी में न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के लिए एक पार्टिकल थ्योरी दी थी, उसको हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। और उसने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, एक पार्टिकल्स की धारा है, ये लाइट जो आ रही है वो पार्टिकल्स की धारा है, ये अगर ये एक सोर्स है लाइट का, ठीक है ना, और इससे अगर हम यहाँ लाइट डालें तो ये पार्टिकल्स के फॉर्म में बनी हुई है और इस तरह से ये मूव करती है पार्टिकल्स की फॉर्म में। ये उसने 17th सेंचुरी में कह दिया था। लेकिन 200 साल बाद थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो हमने यहां डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है 1900 में या 19वीं शताब्दी में, इन्होंने 2 स्लिट्स लिए इस तरह के, ये इस तरह का स्लिट इन्होंने लिया, एक यहां से पास हो सकती थी लाइट रेडिएशंस और एक यहां से पास हो सकती थी, ठीक है ना, और दूर से आने वाली जो रेडिएशंस थी वो इन्होंने यहां पर इस तरीके से वेव फॉर्म में आती हैं, ठीक है, या रेडिएशंस आती हैं इस तरह से। और यहां इन्होंने देखा कि ये रेडिएशन कुछ इस तरीके से
इस तरीके से आगे मूव करती है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से आगे मूव कर रही है। और जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर यहां देखा गया, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इन्होंने देखा तो यहां पर डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस का एक पैटर्न देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं, और एक वेव नहीं है, कई सारी हैं। ये देखो आप, कई सारी वेव्स हैं। तो अगर ये वेव्स जो हैं वो फेज में होती हैं, फेज में क्या होगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से, जहां क्रेस्ट है वहां क्रेस्ट, और जहां ट्रो है वहां ट्रो। इस तरह से अगर जब ये चलेंगी, इस तरह से फेज में चलेंगी, तो क्या करेंगी, ये ब्राइट स्पॉट्स देंगी। यहां पर जब आकर के पड़ेंगी, यहां पर जब ये इसी तरह से मूव करती करती आकर के यहां पड़ती हैं, और फेज में अगर होती हैं, ये फेज में है, तो क्या करेंगे, ब्राइट जो बैंड है वो ब्राइट बैंड दे रही। और अगर ये आउट ऑफ फेज है, ये इस तरीके से अगर वेव चल रही है, और यहां ये कैसा हो, इस तरीके का, तो आप यहां देखो, ये यहां ट्रो है, ठीक है ना, और ये क्रेस्ट है। तो ट्रो और क्रस्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के आसपास पास पास आ जाते हैं। ये जो क्रेस्ट है, ये ट्रो है, ये दूर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो है आउट ऑफ फेज, और इस तरीके से जब आकर के यहाँ ये पड़ती है तो डार्क लाइंस बनती है या डार्क बैंड्स बनते हैं। तो ये थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और यहां पर ये बताया कि ये जो बिहेवियर है न्यूटन ने जो 1900 में दिया, वो पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहां थॉमस यंग ने जो दिया वो वेव के अकॉर्डिंग। तो इससे ये प्रूव हुआ कि लाइट कहीं ना कहीं दो तरीके से बिहेव करती है। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट हमने और किया, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि यहाँ सरफेस पर हम रेडिएशंस को पास करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएगा, यहां से निकल जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी वो भी पार्टिकल नेचर को बता रही थी। क्रॉम्पटन स्कैटरिंग हमने देखी थी, वो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग भी क्या कर रही थी, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमने रेडिएशन इसके ऊपर डाला, तो ये जो रेडिएशन है वो हायर वेवलेंथ का यहाँ अलग हो गया, और ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो ये जो स्कैटरिंग था, ये भी लाइट के या रेडिएशन के जो पार्टिकल नेचर है उसको कंफर्म करता है। तो ये सारे के सारे जो डिस्कशन जो पुराने समय से लेकर के और आने वाले बहुत लंबे सालों तक, तकरीबन 200 सालों तक, ये अलग अलग तरीके की चीजें होती रही, और एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि रेडिएशंस का एक्चुअली नेचर क्या है। और एक बात जो सामने निकल के आई, या एक जो कंक्लूजन सामने निकल करके आया, वो क्या निकल के आया कि लाइट दोहरा व्यवहार करती है। लाइट जो है वो क्या है, उसका दोहरा व्यवहार है या डुअल नेचर है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। अब देखो, लाइट डुअल नेचर रखती है, कब वो पार्टिकल नेचर बिहेव करेगी, कब वो वेव नेचर की तरह बिहेव करेगी, ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि वो कब किस तरह का बिहेवियर शो करने वाली है, या लाइट का एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है। हाँ, आप किस तरीके का इंटरेक्शन, किस टाइप का इंटरेक्शन आप कराना चाह रहे हो, लाइट उस तरह से बिहेव करती, ठीक है ना। हमने अगर यहां पर देखो, वही सेम स्लिट है, हमने जब लाइट को या रेडिएशन को जब दूर से इस पर डाला, या दूर से आती हुई जो रेडिएशंस है वो यहाँ पर इंटरेक्शन डिफ्रैक्शन जो एक फिनोमिना है उसको शो कर रही है। जब हमने उसको पास से पार्टिकल बीम के फॉर्म में डाला तो वो पार्टिकल नेचर जो है शो कर रही है। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन हम कराना चाह रहे हैं, उसी तरीके से लाइट बिहेव करने लगती है। वो लाइट वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है। दूसरा एक जो चीज हम यहां पर देखेंगे वो देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि रेडिएशन का जो नेचर है वो कैसा है, इसी तरह से अब हम
एक और यहां पर चीज देखेंगे, वो हम देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की तरफ बात करें तो बहुत पहले आपने जे थॉमसन का नाम सुना होगा। जे थॉमसन ने अपने जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उससे ये बताया था, वो वैक्यूम एक ट्यूब ली थी, है ना, और उसमें हाई वोल्टेज पास करके, और उन्होंने देखा था कि यहाँ से जो कैथोड था उससे एक रेज पास होती हैं जो सीधी रेखा में गमन करती हैं या स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वो मैटर वेव्स होती हैं, उसके अंदर वो पार्टिकल नेचर की होती हैं, या जाकर के फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है एक पैटर्न प्रोवाइड करती हैं। यहाँ व्हील लगाया था तो वो व्हील घूमने लगता है, जिससे ये पता चला था कि साहब ये पार्टिकल नेचर है। मैग्नेटिक लाइंस लगाई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इनको देखा गया था कि किस तरह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रिक बिहेवियर है। ये एक्सपेरिमेंट आपको जे थॉमसन का किया गया याद होगा, जो आपने अपनी पुरानी जो 10वीं 11वीं 12वीं में किसी न किसी क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। लेकिन डी ब्रॉगली ने एक चीज कही। वो क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, लाइट को हमने कहा कि साहब लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है और वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो हमारे पास में मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं, ये भी इसी तरीके से बिहेव करने चाहिए। उसने कहा अकेले इलेक्ट्रॉन, अकेली लाइट ही क्यों, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने कहा ये जो डुअल कैरेक्टर है वो किसको शो करना चाहिए? इन सब स्मॉल पार्टिकल को भी शो करना चाहिए। अकेली लाइट ही ऐसी नहीं है जिसका दो तरीके का बिहेवियर है, मतलब पार्टिकल बिहेवियर भी है और जो वेव बिहेवियर है वो भी है। इलेक्ट्रॉन भी सेम इसी तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर प्रकार का मटेरियल पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो वेव की तरह मूव करता है स्पेस में, और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है पूरे स्पेस में कहीं पर भी, तो वो लाइट वेव्स के जो लॉ हैं उनको फॉलो करेगा। और उससे उन्होंने एक इक्वेशन निकाल करके दिया, जिस इक्वेशन को आपने कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, कि लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्या है? मोमेंटम है, तो एम यू भी लिख सकते हो या एम वी लिख सकते हो। वो ये जो यू वी जो भी आप ये लिख रहे हो, ये क्या है? स्पीड है। ठीक है ना? लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। जो भी आप पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, वो जो वेव की तरह चल रहा है, उसका लैम्बडा, उसकी वेवलेंथ। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये उस पार्टिकल का मोमेंटम है। और यहां अगर हम इसकी बात करें तो ये मास है उसका, पार्टिकल का, और ये u जो है वो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की। तो ये उन्होंने एक अपना एक इक्वेशन ड्राइव करके दिया, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है वो क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, जब हम वापस यहीं आते हैं रुदरफोर्ड के मॉडल पर, एक जो प्लानिटरी मॉडल जो दिया गया था उस पर, कि अगर इस नाभिक के चारों तरफ या इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है इसको वेव की तरह होना चाहिए। इस तरीके से ये वेव की तरह मूव करना चाहिए, और ये केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन का सरकमफ्रेंस, मतलब जैसे ये तो
छोटा एक ऑर्बिट है, एक ये बड़ा ऑर्बिट भी हो सकता है, इससे बड़ा ऑर्बिट भी हो सकता है। तो इन सब की जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है ना, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसे हम बोल देते हैं 2πr। तो ये उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा, ठीक है ना, जिसका ये जो सरकमफ्रेंस है वो क्या हो, इंटीग्रल नंबर ऑफ ये वेव्स हो। मतलब ये जो वेव्स बना रहा है, ये जो वेव्स बना रहा है, ये क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल नंबर होनी चाहिए। मतलब ये आधी नहीं होनी चाहिए, ये एक वेव हो सकती है, 2 वेव हो सकती है, 3 वेव हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 2.5 वेव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वो आउट ऑफ फेज नहीं जानी चाहिए, कि जब हम यहाँ पर इस वेव को इस तरीके से मूव करवा रहे हैं तो एक पूरी वेव, अब मैं इसको इस तरह से अगर बना करके दिखाऊं, यहाँ पे ये एक वेव हो गया, ये 2 वेव हो गए, तो ये देखो 3 वेव हो गए। तो यहाँ ये जो n की वैल्यू है ये इसी तरीके से जाएगी, जितने वेव्स होते जाएंगे उस तरीके से जाएगी। तो यहाँ ये आधी वेव नहीं होनी चाहिए, है ना, ये कुछ गलत बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा, अब देखो यहाँ आकर के एक गड़बड़ हो जाए, ये इस तरह से चली जाए। अगर ये यहाँ इस तरीके से जाती है तो ये क्या करेगा, n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं रहेगी या एक इंटीजर नहीं रहेगी, एक पूर्ण जो वैल्यू है या जो इंटीजर नंबर है वो यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये वेव यहां से आकर के कुछ इस तरह से आती, यूं आती, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेव भी पूरी बन गई, ठीक है ना। तो ये फेज में होनी चाहिए, और जिस भी तरीके का ऑर्बिट है वहां पर n नंबर ऑफ वेव्स होनी चाहिए। मींस 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये घूमेगा जहां पर वेव एक इंटीजर नंबर में होगी। और यहां पर अगर लैम्डा की वैल्यू रख दें आप, तो ये 2πr इक्वल्स टू n, ये देखो ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा है h अपॉन, या तो p लिख दो, और या फिर जो मोमेंटम है उसको आप m यूज, तो ठीक है। और इसको अगर आप रीअरेंज करते हो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी m, ये एम यू है ना, ये एम यू आर इधर रख दो और 2π को नीचे ले जाओ, तो एम यू आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमें निकल के आई, और डी ब्रॉगली ने यहाँ पर सभी मैटर पार्टिकल्स पर इस बात को फॉलो करने के लिए कहा कि लाइट पार्ट जो लॉज हैं, लाइट का जो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स भी शो करते हैं, ठीक है। मतलब अब ये बात आती है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली बात तो ये उन्होंने ये कही कि ये उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनकी जो वेवलेंथ है वो n इंटीजर में होगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर ये मटेरियल पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस, जो दो फिनोमिना है, विवर्तन और अपवर्तन, वो करने चाहिए। तो इसके लिए जीपी थॉमसन और डेविडसन और जर्मर ने 1927 में क्या किया, डी ब्रॉगली के इस आइडिया को लेकर के और निकल क्रिस्टल पर उन्होंने एक्स रेज को पास किया और इलेक्ट्रॉन को पास किया, और उन्होंने एक पैटर्न देखने की कोशिश की कि किस तरीके का पैटर्न इनमें होता है। तो उन्होंने ये निकल क्रिस्टल लिया, और इस निकल क्रिस्टल पे सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम्स को डाला। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को इन्होंने इस तरह से डाला, तो लाइट वेव्स इस तरीके से आ रही थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस तरह से आ रही थी, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है ना। और इससे उन्होंने देखा कि इस तरीके का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर कुछ इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इन्हें देखने को मिला। जो ब्राइट और डार्क कलर के जो बैंड हैं वो देखने को मिले कि ये ब्लैक कलर के बैंड हो गए, ठीक है ना, ये जब वो फेज में थी और आउट ऑफ फेज थे
ठीक है ना। तो ये ब्लैक आ गए और जो फेज में थे तो इस तरह के ब्राइट बैंड्स आ गए, ये ब्राइट बैंड्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न इन्होंने देखा। इसी तरह से जब इन्होंने एक्सरेज को इस पर पास किया, यही निकल क्रिस्टल इन्होंने लिया और एक्सरेज को भी इसी तरीके से डाला, और जब एक्सरेज को डाला तो भी इसी तरीके का एक पैटर्न इनको देखने को मिला जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को किया था तब हमें मिला था। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हम एक्सरेज को तो रे बोल रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पर सेम टाइप का पैटर्न आ रहा है। एक्सरेज के थ्रू भी वही पैटर्न आ रहा है जो कि वेव नेचर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल बोल रहे हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वेव नेचर थी इलेक्ट्रॉन की वो कंफर्म हो गई कि हाँ ये वेव नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो है पहले से हमने इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा हुआ था, तो ये वेव नेचर का था, और इलेक्ट्रॉन को भी इस तरह से देखा, तो यहाँ पर ये एक चीज क्लियर हो गई। आज भी मतलब हम आज के टाइम की बात करें और आज के टाइम के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो भी हमने इसके मटेरियल पार्टिकल को कंफर्म किया है। कैसे किया है? मान लीजिए कि हमारे पास में एक ये हमारे पास में एक स्लिट है, इसमें हम निकाल देते हैं 2 स्लिट, ये और ये। ठीक है ना, एक हमने ये प्लेन टुकड़ा लिया मेटल का और इसमें हमने 2 पतली सी झिर्रियां काट दी। ठीक है, 2 स्लिट्स काट दी इस तरह के, और यहां से लाइट पास की। देखो लाइट जब यहां से पास होगी तो होना क्या चाहिए था? हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास में एक दीवार है, यहाँ पर होल है, और एक तरफ से आप यहाँ पर लाइट डालते हो तो दूसरी तरफ क्या है, ये होल से लाइट सीधी निकल जाएगी और एक आपको भी दिखाई देती है कई बार किसी झरोखे से कहीं से लाइट आ रही होती है तो बिल्कुल एक सीधी एक जो पाथ है उस पाथ के अंदर मूव करती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। यहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। अब ये जो लाइट यहाँ से पास हो रही है, इस लाइट को कैसा पैटर्न यहाँ दिखाना चाहिए? ये दिखाना चाहिए कि एक तो इस वाले स्लिट से पास हुई है जो बीम, और एक इस वाले स्लिट से जो पास हुई है बीम। तो यहाँ उनको क्या करना चाहिए? इस तरीके से ही 2 बैंड मिलने चाहिए थे। ठीक है ना, ये 2 ब्राइट स्पॉट मिलने चाहिए थे, क्योंकि इस जगह से यहाँ से लाइट निकली, बाकी आसपास से तो लाइट निकल नहीं रही, ये सब जगह से रुकी हुई है लाइट। इधर से ये जो जगह है इन जगहों से तो रुकी हुई है। ठीक है ना, इन जगहों से रुकी हुई है। लाइट कहां से जा रही है? लाइट सिर्फ इन छेदों में से जा रही है, इस स्लिट से जा रही है। तो ये जब सीधी रेखा में जब यहाँ पहुंचेगी तो इसको इस पर्टिकुलर जगह पे ब्राइट स्पॉट देना चाहिए और एक इस पर्टिकुलर जगह पे ब्राइट स्पॉट देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था। हुआ ये कि इसमें कई सारे बैंड्स हमें देखने को मिले। इस तरह से कई सारे बैंड्स हमें देखने को मिले, जो ब्राइट और डार्क लाइंस के जो बैंड्स थे, वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो यहां हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाइट कैसे बिहेव कर रही है? मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो ये जो हमारे जो अभी के रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स है, इससे भी जो वेव का जो नेचर है वो कैसा निकल करके आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कैसा निकल के आ रहा है, वो वेव नेचर निकल करके आ रहा है। तो ये चीज एक यहां कंफर्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है। और इसी सब चीजों पे आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि देखो हमारे पास में वेव थ्योरी भी है, हमारे पास में पार्टिकल थ्योरी भी है, या पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट करने वाले प्रिंसिपल्स भी हैं, वेव नेचर को कंफर्म करने वाले प्रिंसिपल्स भी हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
इन सब चीजों को समझने के लिए जो पार्टिकल और वेव जो व्यू है किसी भी पार्टिकल उसका ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझने के लिए हमें इसका डुअल नेचर ही कंसीडर करना पड़ता है या डुअल नेचर ही समझना पड़ता है। मतलब हम अकेला पार्टिकल नेचर से कुछ चीजों को समझा सकते हैं। अगर हम वेव नेचर लें तो वेव नेचर से हम कुछ चीजों को समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका वेव नेचर भी और हम उसका पार्टिकल नेचर भी दोनों को ही अगर हम कंसीडर करें तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सभी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेडिएशंस या इलेक्ट्रॉन्स या स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर रखते हैं, और ना हम ये कह सकते कि वो पार्टिकल नेचर रखते हैं, ठीक है ना। बल्कि हम क्या कहेंगे, वो डिपेंड करता है हम किस तरीके का इंटरेक्शन उसके साथ करवा रहे हैं। तो कभी तो वो वेव बिहेवियर करता है, कभी वो पार्टिकल बिहेवियर करता है, मींस वो दोनों तरह का नेचर रखता है, मींस कि उसकी डुअल नेचर होती है, ठीक है ना। और ये केवल इमेजिनेशन है, ये कोई आज तक भी हम प्रूव नहीं कर पाए कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो लाइट्स हैं उसका पार्टिकल नेचर है या उसका वेव नेचर है, हम इसको कंफर्म नहीं कर पाए। कोई भी ऐसा हमारे पास में एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम ये कंफर्म कर पाए कि इलेक्ट्रॉन या लाइट या स्मॉल पार्टिकल्स इनका किस तरह का नेचर है, वेव का है या पार्टिकल है, कैसा नेचर है। तो ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। हम पूरी की तरह से ये कहेंगे कि उसका वेव नेचर है तो भी हम बोल रहे हैं इमेजिनेशन है, अगर हम कह रहे हैं कि नहीं वो पार्टिकल है तो भी हमारी इमेजिनेशन है। लेकिन हम इसके वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर को अगर लेके चलते हैं, इसकी डुअलिटी को लेकर के चलते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इसके सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वैसे भी एक चीज और भी है कि वेव और पार्टिकल को एक साथ विजुअलाइज भी नहीं किया जा सकता। ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी लाइट को या किसी भी पार्टिकल को, जो स्मॉलर पार्टिकल है, उसको हम विजुअलाइज कर लें और ये कहें कि नहीं साहब ये देखो ये वेव की तरह भी दिख रहा है। विजुअलाइज का मतलब देख पाना आंखों से, तो हम वो आंखों से देख नहीं सकते कि उसका वेव और पार्टिकल दोनों तरीके का बिहेवियर वहां पर प्रेजेंट हो। या तो हम उसका वेव नेचर देख पाएंगे या फिर हम उसका पार्टिकल नेचर देख पाएंगे, वो डिपेंड करता है हम कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इन नेचर को देख सकते हैं। लेकिन एक साथ दोनों बिहेवियर हम कहीं पर देख पाए वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमें इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है ना। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है या जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल या कोई भी लाइट रेडिएशन वो दोनों जगह दोनों तरीके से बिहेव कर रही होगी, ये एक इम्पॉसिबल चीज है उसको इमेजिन करना, ठीक है ना। एक साथ एक समय पे वो दोनों नेचर में नहीं रह सकती, या तो वो पार्टिकल नेचर में रहेगी या वो वेव नेचर में रहेगी, एक साथ कभी नहीं रह सकती। तो ये था डी ब्रॉगली का डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जो उन्होंने क्या कहा कि लाइट पर ही हम इसको अप्लाई ना करके हम पार्टिकल्स पर भी इसको अप्लाई करेंगे, और पार्टिकल भी दोनों तरीके से बिहेव करता है, जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत सारी यहाँ बातें जो हैं वो बताई गई। अब हम इसके दूसरे परिणाम पर चलते हैं। किसके दूसरे परिणाम पे? जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है उसका दूसरा परिणाम। पहला परिणाम तो ये था कि हमने उसके ऊपर ये अप्लाई किया कि सब ये दोनों नेचर के रखते हैं, पार्टिकल्स भी जो है वेव और पार्टिकल नेचर दोनों बिहेव करेगा। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस था या परिणाम था वो क्या था कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता का सिद्धांत है या जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है, वो जो वार्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
जो कि 1927 में किसके द्वारा दिया गया था? हाइजेनबर्ग। इनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो वर्नर हाइजेनबर्ग, और ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहां पर आपने पढ़ा होगा। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि it is impossible to simultaneously determine the exact position and also momentum of an object। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर समय पर, मतलब एक साथ हम किसी भी माइक्रो पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और उसके मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते, या उसको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है कि हम उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन, वो भी एग्जैक्ट पोजीशन, और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब वो किस स्पीड से वहां मूव कर रहा है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। ये इम्पॉसिबल है कि एक समय पर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम का पता लगा पाए। अब ये कहां से आया है, ये जो प्रिंसिपल है? तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? मान लीजिए कि हमने अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, और हम इस यूनिवर्स में जानते भी हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, इस सन को ऐसे दिखा देता हूं, ये यहां पर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स। हम मान लीजिए कि यहां पर अर्थ, ठीक है ना, मार्स, वीनस, ये यहां पे मार्स, हम इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। किस स्पीड से ये सन के चारों तरफ मूव कर रहा है ये बता सकते हैं। किस स्पीड पर ये अपनी एक्सिस पर घूम रहा है ये बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि आज से इतने साल पहले ये किस पोजीशन पे रहा होगा। हम ये भी बता सकते हैं कि ये फ्यूचर में किस पोजीशन पर होगा और किस स्पीड से होगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं बिल्कुल एक्यूरेट हम बता सकते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ अर्थ से मार्स पर कोई भी यान भेजते हैं, कोई भी हमारा स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, तो एग्जैक्ट उसी समय पर उसी पर्टिकुलर जगह पर हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमने वो सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर की हुई हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हम वो निकाल सकते हैं कि ये यहाँ होगा और इस पर्टिकुलर समय पर हम इस मार्स के पास पहुंच जाएंगे, या इसके चारों तरफ जो मून घूम रहा है ना, इस मून पर पहुंच जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं, मतलब पास्ट का भी बता सकते हैं, प्रेजेंट का भी बता सकते हैं, फ्यूचर का भी बता सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन सबका जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, मैक्रो, जो बड़ी मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, बॉडीज हैं, उन पर तो ये पॉसिबल है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम का आप पता नहीं लगा सकते। आप अगर इसको अब न्यूक्लियस मान लो और इसको इलेक्ट्रॉन मान लो, अब मैं इस चीज को जब डिटरमाइन करूंगा या इस चीज को जब मैं एक्सपेरिमेंटली देखूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक समय पर कहां था और इसका मोमेंटम क्या था, तो मैं या तो इसके मोमेंटम के बारे में एक सही इंफॉर्मेशन ले सकता हूं या फिर इसके पोजीशन के बारे में ले सकता हूं। ठीक है, जिसको हम अब करेंगे कल बात इसकी कि ऐसा किस तरह से पॉसिबल